हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूनिट 2 की। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 वन शॉट, सारे ही टॉपिक्स कवर करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्रेमिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यूनिट के अंदर पढ़ के जाना एग्जाम में। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के टाइम में जब यूनिट 5 अपलोड करूंगा तब मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है सारी यूनिट से। ठीक है, अभी फिलहाल सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं क्योंकि अभी आपको सेशनल वगैरह देने होंगे तो उसमें सारे ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेमिंग है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है, फ्लो कंट्रोल, चैनल एलोकेशन, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, लैन स्टैंडर्ड्स, लिंक लेयर, स्विचेस एंड ब्रिजेस। तो खाली 7 टॉपिक्स हैं हमारे इस यूनिट में। छोटी सी यूनिट है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और इजी इजी टॉपिक्स हैं, फटाफट से कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्रेमिंग। इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेटा इनटू मैनेजेबल यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स. It breaks data into frames and transmission and at transmission time and resemble the frame at receiver end. मतलब कि देखो क्या करता है फ्रेमिंग हमारा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा को ब्रेक डाउन करता है मैनेजेबल यूनिट्स में, जिन मैनेजेबल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स। ठीक है, मतलब डेटा को फ्रेम्स में ब्रेक डाउन करता है। साथ ही साथ, ठीक है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इट ब्रेक्स डेटा इनटू फ्रेम्स एट ट्रांसमिशन टाइम। ब्रेक कब करता है? ट्रांसमिशन के टाइम ब्रेक करता है, जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं, यानी कि सेंडर्स एंड पे डेटा क्या होता है हमारा, ब्रेक डाउन होता है फ्रेम्स के फॉर्म में। ठीक है, एंड रीअसेंबल द फ्रेम एट रिसीवर एंड, और वापस से जब वो रिसीवर एंड पे रिसीव होता है तब वो वापस से रीअसेंबल होता है, मतलब कि सारे फ्रेम्स को वापस से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है, सिर्फ डेटा को ब्रेक डाउन करना फ्रेम्स में फ्रेमिंग नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम में ये गलती मत करना, सिर्फ इतना मत लिख के आना कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेटा इनटू फ्रेम्स इज फ्रेमिंग, गलत हो जाएगा आंसर। प्रॉपर आंसर लिख के आना है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेटा इनटू फ्रेम्स एट सेंडर एंड देन रीअसेंबल देम और इंटीग्रेट देम एट द रिसीवर एंड इज कॉल्ड फ्रेमिंग। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। मैंने ये गलती की थी एग्जाम में, मेरे नंबर उड़ गए। ये गलती नहीं करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेमिंग आई होप समझ आ गया होगा प्रोसेस। ठीक है, आगे क्या है, वर्किंग ऑफ फ्रेम्स। वर्किंग ऑफ फ्रेम्स देखते हैं। इन फिजिकल लेयर डेटा ट्रेवल्स एज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस. Data link layer takes this stream and divide it into frames. Each frame has a specific sequence number to mark its beginning and end. मतलब कि जो हमारी फिजिकल लेयर होती है उसके अंदर हमारा डेटा ट्रेवल करता है, हमने यूनिट 1 में देखा था। ठीक है, अब वो डेटा एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, मतलब कि वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में फ्लो होता है, 0 और 1, यानी कि बाइनरी बिट्स के फॉर्म में फ्लो होता है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इस स्ट्रीम को लेती है, पूरी पूरी जो स्ट्रीम जा रही है उस स्ट्रीम को लेती है, उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करती है। ठीक है, हर एक फ्रेम को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नंबर मिलता है, उस सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे ही लास्ट में रीअसेंबल होता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है, यही वर्किंग होती है हमारे फ्रेम्स की। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम की अगर बात करें तो 4 मेन की पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला हेडर, डेटा, ट्रेलर और फ्लैग। हेडर क्या होता है, कंटेन सोर्स इन्फॉर्मेशन एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, मेनली कंटेन एरर चेकिंग कोड्स एंड फ्रेम टाइप्स। मतलब कि इसमें हमारा सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि कहाँ से आया है। ठीक है, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कहाँ पे जाना है। ठीक है, मेनली कंटेन एरर चेकिंग कोड्स एंड फ्रेम टाइप्स। अब एरर चेकिंग के जितने भी कोड्स होते हैं, यानी कि रास्ते में कोई एरर ना आए इस वजह से जो भी कोड्स होते हैं वो भी सब हेडर के अंदर ही स्टोर होते हैं हमारे। ठीक है, और फ्रेम का टाइप भी हेडर के अंदर स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। डेटा, द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड। अब डेटा का मतलब तो आपको पता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर हो रही है वो भी ही हमारी क्या होती है, डेटा होती है। एग्जाम्पल, पोर्शन ऑफ अ फाइल और एन ईमेल। किसी ईमेल या फाइल का कोई पोर्शन ट्रांसफर हो रहा है तो वो पर्टिकुलर पोर्शन या फाइल क्या होता है, हमारा डेटा। ठीक है, ट्रेलर मोस्टली इंक्लूड एडिशनल एरर चेकिंग बिट्स और फ्रेम डेटा। मतलब कि यहाँ पे कुछ हमारी एरर चेकिंग कोड्स होते हैं। ठीक है, ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में भी हमारे कुछ एरर चेकिंग बिट्स होते हैं और फ्रेम का डेटा होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन फ्रेमिंग टेक्निक। फ्रेमिंग टेक्निक मतलब बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से किसी भी फ्रेमिंग टेक्निक के बेसिस पे अगर हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रेम्स के फॉर्म में, तो उसके अंदर जो हमारे एरर चेकिंग कोड्स और जो फ्रेम का डेटा होगा वो हमारे ट्रेलर में होगा। इसको ट्रेन की तरह समझो। हेडर क्या है, हमारा इंजन है। ठीक है, डेटा क्या है हमारा, डेटा है हमारे पैसेंजर। ट्रेलर क्या है, ट्रेलर तो ट्रेलर है, आपको पता ही है ट्रेलर क्या होता है। ठीक है, फ्लैग, स्टार्ट एंड एंड बिट मार्किंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। फ्लैग आप कह सकते हो जो स्टार्टिंग में एक रेड फ्लैग लगा होता है इंजन के ऊपर सबसे आगे, और एंडिंग में जो हमारा लास्ट वाला डिब्बा होता है उसमें वो जो एक वर्कर होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, वो खड़े रहते हैं ग्रीन फ्लैग लेके या फिर रेड फ्लैग लेके, वो जो भी उनका एक पर्टिकुलर फ्लैग का कलर होता है। तो फ्लैग क्या है, स्टार्ट और
एंड मार्क करने के लिए यूज होता है। ट्रेन की तरह समझो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम। आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग, सेकंड है हमारा वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। तो जैसे कि इनका नाम है, फिक्स्ड साइज यानी कि फ्रेम्स के साइज फिक्स होंगे, वेरिएबल साइज यानी कि फ्रेम के साइज वेरी करेंगे, ठीक है। ईच फ्रेम हेयर हैव अ डेफिनिट प्री डिफाइंड साइज। इनका एक डेफिनिट प्री डिफाइंड साइज होता है, यानी पहले से डिफाइंड होता है साइज। फ्रेम आइडेंटिफिकेशन इज सिंपल बट हैव मोर चांसेस ऑफ एरर। यहाँ पे फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी होता है, बट यहाँ पे एरर के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। एग्जांपल एटीएम सेल्स, एटीएम के अंदर जो सेल्स यूज होती हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, वो हमारे फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग का पार्ट है, ठीक है। वेरिएबल साइज्ड फ्रेमिंग क्या होता है, फ्रेम्स कैन हैव वेरिंग साइजेस बेस्ड ऑन देयर डेटा पैकेट्स। मतलब कि यहाँ पे फ्रेम्स का अलग अलग साइज होता है उनके कैरी हो रहे डेटा पैकेट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ही ट्रेन में इंजन में जो डिब्बे लगे हैं उन डिब्बों का अलग अलग साइज, ठीक है। इट ऑफर्स बेटर एफिशिएंसी बट मार्क एंड बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम्स ओनली रिजल्टिंग इन द कॉम्प्लेक्स फ्रेम आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, बट मार्क्स द एंड बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम्स ओनली। लेकिन ये क्या करते हैं, एंड और बिगिनिंग को ही मार्क करते हैं फ्रेम्स की, रिजल्टिंग इन कॉम्प्लेक्स फ्रेम आइडेंटिफिकेशन, जिस वजह से फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हर एक फ्रेम को सीक्वेंस नंबर मिल रहा था, जिस वजह से फ्रेम आइडेंटिफिकेशन ईजी था, ठीक है। बट वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में क्या होता है, स्टार्ट और एंड मार्क होता है, बीच के जो हमारे फ्रेम्स हैं उनमें कोई सीक्वेंस मार्क नहीं होता, जिस वजह से आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ईथरनेट से जो फ्रेम्स हमारे ट्रेवल होते हैं वो हमारे आते हैं वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में, ठीक है। सो आई होप टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना ध्यान से। एरर डिटेक्शन क्या होता है हमारा, it simply defines that an error has occurred during data transmission। ये डिफाइन करता है कि कोई एरर हो गई है हमारे डेटा ट्रांसमिशन के टाइम। मतलब कि नाम से ही समझ लो यार, एरर डिटेक्शन मतलब कि डिटेक्ट करेगा एरर को, एरर करेक्शन मतलब करेक्ट करेगा एरर को, ठीक है। तो डिटेक्शन में क्या करता है, डिटेक्शन में बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे या फिर डेटा ट्रांसमिट करते टाइम कोई एरर हो गई है। इट डजेंट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन और वैल्यू ऑफ द एरर बिट्स। ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताता है कि कहाँ पे एरर हुई है, बट ये बताता है कि हाँ सम एरर हैज हैपेंड व्हाइल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। टेक्निक्स की बात करें तो पैरिटी चेक है और चेकसम, ये दो हमारी टेक्निक्स हैं। पैरिटी चेक क्या होता है, अ सिंगल एक्स्ट्रा बिट इज append to the data frame। this bit indicate whether the total number of ones in the data is even or odd। मतलब कि एक बिट हमारी जो होती है, सिंगल बिट, वो अपेंड की जाती है डेटा फ्रेम्स में। मतलब डेटा फ्रेम्स की जो अपनी बिट है उनके अलावा एक एडिशनल बिट हमारी डाली जाती है, 0 या फिर 1, ठीक है। दैट चेक डेटा इज इवन और ऑड, ठीक है। तो वो मतलब क्या बताती है कि जो नंबर ऑफ वंस हैं हमारे पूरे कह सकते हैं फ्रेम में जितने भी वन आ रहे हैं वो हमारे इवन है या फिर ऑड है। इफ रिसीव्ड डेटा डजंट मैच एक्सपेक्टेड पैरिटी एंड एरर इज फ्लैग। अब नंबर ऑफ वंस पता चल गया इवन है कि ऑड है सेंड करते टाइम, ठीक है। पैरिटी का जो हम एक एडिशनल बिट ऐड कर रहे हैं उस वजह से हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो जब डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो रिसीव होते टाइम अगर वो नंबर ऑफ वंस सेम है तो इसका मतलब कि हमारे डेटा में एरर नहीं हुई है। अगर वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब कि इधर से ऑड गए थे और उधर इवन पहुंचे, इसका मतलब कहीं पे हमारा डेटा फ्रेम लॉस हुआ है, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई एरर हुई है। तो उसको डिटेक्ट करने का एक टेक्निक है पैरिटी चेक। अगली टेक्निक क्या है, चेकसम। डेटा इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ फिक्स साइजेस, द सेंडर कैलकुलेट्स द सम ऑफ दीज सेगमेंट्स एंड अपेंड द डेटा रिजल्ट टू डेटा फ्रेम। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सम चेक किया जाता है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं उनका सम निकाल लिया, ठीक है। जितना भी सम आया उसको क्या है, डेटा फ्रेम्स के साथ रिजल्ट को भेज दिया रिसीवर के पास, ठीक है। फिर क्या होता है, receiver performs the same calculation on the received data and then compares the checksums। if they don't match an error is detected। मतलब कि अब वहां से सम लेके भेज दिया गया, अब यहाँ पे जब रिसीवर के पास पूरा डेटा पहुंचेगा तो रिसीवर वापस से सम को कैलकुलेट करेगा, और अगर दोनों के सम मैच हो जाते हैं, चेक सम्स मैच हो जाते हैं, इसका मतलब डेटा में किसी भी तरह का एरर नहीं हुआ है, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है। अगर मैच नहीं होते हैं तो उस केस में एरर डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरीके से एरर डिटेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरर करेक्शन के बारे में देखते हैं। सम प्रोटोकॉल्स इन डेटा लिंक लेयर एम्प्लॉयज द मैकेनिज्म फॉर एरर करेक्शन। स्पेसिफिकली
डेटा लिंक लेयर प्राइमरली फोकस ऑन एरर डिटेक्शन। जो हमारी डेटा लिंक होती है वो हमारी एरर डिटेक्शन पे ही फोकस्ड होती है, ठीक है। अब डिटेक्शन कर लिया तो करेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिटेक्शन करके छोड़ तो सकते नहीं है डेटा को, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है उसके लिए, जिससे कि हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली इट डिटरमाइंस द एग्जैक्ट बिट इन द एरर एंड देन फिक्स देम टू रिस्टोर ओरिजिनल डेटा। एरर करेक्शन के टाइम क्या था, देखो डिटेक्शन के टाइम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही थी, बट करेक्शन के टाइम हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी तो करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बिट का पता चलता है, जहाँ पे हमारी एरर अकर हो रही है उसको फिक्स किया जाता है और वापस से ओरिजिनल डेटा को रीस्टोर किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया एरर करेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका एक प्रोटोकॉल आप लिख सकते हो, कोई भी प्रोटोकॉल लिख सकते हो, अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ें तो आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। जैसे कि ARQ प्रोटोकॉल होता है हमारा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। व्हेन एन एरर इज डिटेक्टेड ARQ इंस्ट्रक्ट्स द सेंडर टू रीट्रांसमिट द करेक्टेड डेटा फ्रेम। मतलब कि जब भी हमारा कोई एरर डिटेक्ट होती है, ठीक है, डेटा जब ट्रांसमिट हो रहा है और कोई एरर डिटेक्ट हुई, तो जिस फ्रेम को लेके एरर डिटेक्ट हुई है उस फ्रेम को वापस से रीट्रांसफर करने के लिए रिसीवर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सेंडर को, ठीक है। Although ARQ achieves error correction, but it relies on retransmission to ensure data integrity। हालांकि ARQ प्रोटोकॉल जो है हमारा वो एरर करेक्शन में तो काम करता है, बट वो वापस से बेस्ड है या फिर पूरा रिलाई करता है या फिर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हमारे सेंडर पे, ताकि वो रीट्रांसमिट करे डेटा। अगर सेंडर डेटा को रीट्रांसमिट नहीं करेगा तो वो एरर को करेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने धीरे धीरे समझाया, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्लो कंट्रोल। इट रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द सेंडर कैन सेंड बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। देखो फ्लो कंट्रोल भी आप नाम से समझ जाओ, फ्लो को कंट्रोल करना, जो डेटा का फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना कैसे होता है। देखो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से क्या किया जाता है, जो सेंडर हमारा जो डेटा को भेज रहा है उस अमाउंट ऑफ डेटा सेंडिंग को कंट्रोल करना होता है। क्यों करना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सेंडर हमारा, उसको सिर्फ डेटा को भेजना है, ठीक है, सिर्फ डेटा को सेंड करना है। रिसीवर को क्या करना होता है, डेटा को रिसीव करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, उसके बाद में अगर कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करके एक्नॉलेजमेंट भेजनी होती है। इतना काम करना पड़ता है रिसीवर को, सेंडर को सिर्फ डेटा को सेंड करना होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, सेंडर की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि उसको कम काम करना है, रिसीवर की स्पीड कम होती है क्योंकि उसको ज्यादा काम करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, अगर सेंडर बल्क में डेटा भेजता जाएगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसीवर को मल्टीपल सेंडर से डेटा आता है, ठीक है। अब मल्टीपल सेंडर से डेटा रिसीव हो रहा है, एक बहुत बल्क अमाउंट में डेटा आ रहा है, उस बल्क अमाउंट को अगर वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जल्दी जल्दी, तो उस केस में सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आप कह सकते हो ओवरफ्लो होने लगेगा डेटा, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं, ताकि सेंडर जो डेटा भेज रहा है वो कंट्रोल्ड रहे, यानी कि रिसीवर उसको प्रोसेस कर पाए, उस एक्नॉलेजमेंट भेज पाए, उसके बाद अगला डेटा रिसीव हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है कुछ प्रोसीजर्स की हेल्प से, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। It refers to the set of procedure used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement। मतलब कि acknowledgement का वेट करने से पहले सेंडर कितना डेटा भेज सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा फ्लो कंट्रोल। इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर सेंडर टू ट्रांसमिट डेटा एट वेरी फास्ट रेट, but if receiver lacks the capability to receive and process data at same rate, then flow control is responsible to restrict the flow rate of data at सेंडर सेंड। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि मान लो सेंडर हमारा बहुत जल्दी जल्दी डेटा भेज रहा है, बट रिसीवर उतना जल्दी जल्दी प्रोसेस करके एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पा रहा है, तो उस केस में फ्लो कंट्रोल क्या करता है, सेंडिंग स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल की भी कुछ अपनी स्पेसिफिक अप्रोचेस होती हैं, जैसे कि फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल। दिस सिंपली मींस दैट सेंडर ट्रांसमिट डेटा और फ्रेम्स आफ्टर इट हैज रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि जब उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी रिसीवर से, उसके बाद ही वो डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्नॉलेजमेंट फीडबैक फ्रॉम यूजर और रिसीवर। यूजर या फिर रिसीवर हमारा जब फीडबैक भेजेगा उसके बाद ही सेंडर अगला डेटा भेजेगा। रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। रेट बेस्ड यानी कि यूजुअली व्हेन सेंडर सेंड्स और ट्रांसफर डेटा एट फास्टर स्पीड देन रिसीवर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड, then built in mechanism in protocol restricts the overall rate of data transmission at senders end। मतलब कि
रेट ऑफ सेंडिंग को स्लो करना। देखो एक चीज तो ये हो गई कि सेंडर ने भेज दिया डेटा, अब सेंडर रुका हुआ है, जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तब वो अगला डेटा भेजेगा, ठीक है। वो हमारा किस में था, वो हमारा इसके पहले वाले में था। इसमें क्या है, रेट बेस्ड में क्या है, सेंडर का जो रेट है भेजने का, मतलब कि ये डेटा भेजेगा, अब एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा, एक थोड़ा रुकेगा फिर अगला डेटा भेजेगा, फिर थोड़ा रुकेगा अगला डेटा भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट आए या फिर ना आए, ये अपनी स्पीड ऑफ सेंडिंग स्लो कर देगा, बट एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट इस केस में नहीं करेगा। अब स्पीड ऑफ सेंडिंग स्लो हो जाएगी तो डेफिनेटली सी बात है, रिसीवर हमारा इजीली जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निक्स ऑफ फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। सबसे पहली टेक्निक हमारी, सेंडर इज अलाउड टू सेंड और ट्रांसफर द डेटा ओनली आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल द ट्रांसमिशन ऑफ लास्ट फ्रेम। तो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, डेटा भेजा गया फिर रुक गया सेंडर, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेम इसने भेजा, ठीक है, रिसीवर के पास पहुंचा, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, एक्नॉलेजमेंट भेजा गया। जब तक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ सेंडर को, ठीक है, तब तक वो स्टॉप करेगा और वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर एक्नॉलेजमेंट कभी नहीं आया तो वो कभी भी अगला डेटा नहीं भेजेगा, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसका भी सोल्यूशन है, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है कि हाँ अगर एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं तो बैठा थोड़ी ना रहेगा सेंडर, अगला डेटा भेजना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट डिवाइड करते हैं, वो चीज़ें हम आगे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि टेक्निक ऑफ फ्लो कंट्रोल क्या है, फ्लो कैसे कंट्रोल किया जाता है। डेटा भेजा गया, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तब तक अगला फ्रेम नहीं जाता है, ये स्टॉप करता है और वेट करता है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, ठीक है। क्या होता है ये, सेंडर सेंड्स द डेटा फ्रेम्स और पैकेट्स विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। सेंडर यहाँ पे डेटा फ्रेम्स या फिर पैकेट्स को भेजता है रिसीवर के बिना किसी एक्नॉलेजमेंट भेजे। मतलब कि इन दिस मेथड बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्री अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स ट्रांसमिटेड एंड आफ्टर दिस एक्नॉलेजमेंट इज नीडेड टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब कि एक बार स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि जैसे सेंडर और रिसीवर के बीच में बात हो गई कि भाई तुम 3 डेटा भेजोगे, मैं यहाँ पे 3 डेटा रिसीव कर लूंगा, उसके बाद ही मैं एक्नॉलेजमेंट दूंगा, मैं एक एक डेटा का फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज होती है स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल में। मतलब कि विंडो एक है जो पर्टिकुलर सेट ऑफ बिट्स पे स्लाइड करती रहती है, जैसे कि किस तरह बताऊं, देखो ये मान लो हमारे बिट्स हैं, ठीक है, 0101, ठीक है। अब विंडो हम बना लेते हैं, इतना 2 का विंडो बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारी विंडो हो गई। अब क्या होता है, ये विंडो स्लाइड करती है, यानी कि 0 और 1 भेजा गया, जैसे ही 1 सेंड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही 1 रिसीवर के पास सेंडर ने भेज दिया, ये विंडो स्लाइड होके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। फिर 0 भेज दिया, फिर विंडो स्लाइड होके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। फिर 1 भेज दिया, अगर कहीं पे एरर आता है तो विंडो वापस से स्लाइड होके जाएगी, वो एरर वाले को वापस से भेजेगी, ठीक है। इसके भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल में। तो प्रोटोकॉल्स तो हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे बात करते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं टॉपिक क्या है। देखो सेंडर और रिसीवर डायग्राम तो समझते हैं, फ्रेम गया, फ्रेम 1 गया, रिसीव हो गया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। फिर इसने फ्रेम 2 भेजा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फ्रेम 3 भेजा। जब तीनों यहाँ पे रिसीव हो गए तब इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हुआ था, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि तुम जब 3 डेटा भेज लोगे उसके बाद मैं एक्नॉलेजमेंट दूंगा। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आया, वापस से 3 डेटा सेंड होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर इन तीनों में से कोई एक लॉस हो जाता, ठीक है, जैसे फ्रेम 2 आया यहाँ पे और यहाँ से भेज दिया गया, यहाँ रिसीव नहीं हुआ, या फिर यहाँ आया कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फ्रेम 2 से वापस से डेटा भेजा जाता है। इसमें भी 2 अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलते हैं अभी आगे, चैनल एलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, ठीक है। चैनल एलोकेशन में क्या है, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स अ चैनल कैन रिफर टू अ फिजिकल केबल अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड इन अ वायरलेस स्पेक्ट्रम। चैनल मतलब आप लोग को पता है चैनल वायरलेस होते हैं, वायर्ड होते हैं। चैनल यानी कि जहां से हमारा डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है, जहां से हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी हेल्प से या जिस आप कह सकते हो मीडियम की हेल्प से, ठीक है, वो हमारा चैनल है, ठीक है। उसी चैनल को एलोकेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, चैनल एलोकेशन। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चैनल एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग दीज चैनल्स टू मल्टीपल यूजर एफिशिएंटली टू अवॉइड इंटरफेरेंस एंड ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब चैनल एलोकेशन किस वजह से होता है, चैनल एलोकेशन इसलिए होता है ताकि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा, वहाँ पे किसी भी तरह का कोलिजन ना हो, वहाँ पे किसी भी तरह का ट्रैफिक क्रिएट ना हो, वो डेटा स्मूथली ट्रांसफर हो सके और नेटवर्क को ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ चैनल एलोकेशन आता है हमारा, स्टैटिक चैनल एलोकेशन और डायनेमिक चैनल एलोकेशन। ये 2 मेन टाइप है हमारे चैनल एलोकेशन के अंदर।
स्टैटिक क्या होता है? चैनल आर प्री असाइंड टू यूजर एंड रिमेन फिक्स्ड। स्टैटिक में हमारे जो चैनल्स होते हैं वो प्री असाइंड होते हैं, मतलब कि पहले से डिफाइंड होते हैं कि किस पर्टिकुलर यूजर को कौन से चैनल में डेटा ट्रांसमिट करना है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट इनफ्लेक्सिबल। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ईजी है क्योंकि पहले से डिफाइंड है, बट इनफ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर यूजर को आपने वो चैनल असाइन कर दिया तो आप दूसरे यूजर का डेटा वहां से नहीं सेंड करवा सकते, ठीक है। जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग चैनल, यहाँ पे क्या होता है, चैनल आपका टीवी पे एक चैनल फिक्स होता है, उस एक चैनल पे एक पर्टिकुलर वीडियो ही आएगा, उस एक मतलब जो भी वीडियो आपका सर्वर से प्ले किया जाएगा वो ही आएगा वहां पे, ठीक है। उस चैनल पे आपका दूसरा डेटा नहीं आ सकता। डायनामिक चैनल एलोकेशन, ये क्या होता है? चैनल आर असाइंड टू यूजर ऑन डिमांड एज नीडेड, मतलब कि जब जितनी जरूरत हो उतना चैनल असाइन कर देना, उसको वो चैनल असाइन कर देना, ठीक है, जिस यूजर को रिक्वायरमेंट हो। मोर एफिशिएंट बट रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोलर टू मैनेज चैनल असाइनमेंट, ज्यादा एफिशिएंट तो होता है क्योंकि कम चैनल में काम हो जाएगा। अगर मल्टीपल डिवाइसेस चैनल्स को शेयर करके यूज करने लगेंगी तो कम चैनल्स लगेंगे, ठीक है। बट वहां क्या होता है, एफिशिएंट तो ज़्यादा होता है लेकिन एक कंट्रोलर चाहिए होता है जो ये कंट्रोल कर सके कि कब किसको कौन सा चैनल असाइन किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सेलुलर नेटवर्क लाइक मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स। मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स के बारे में अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जो भी हमारे सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि जिन पे हम लोग कॉल वगैरह करते हैं, ठीक है, जो नेटवर्क पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो सारे नेटवर्क जो हैं वो हमारे डायनेमिक चैनल एलोकेशन के पार्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, अगर बना पाओ याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। समझ में आ गया टॉपिक तो लिख दोगे एग्जाम में, ठीक है। डिवाइस रिक्वेस्ट चैनल, स्टैटिक एलोकेशन स्कीम, डायनामिक एलोकेशन स्कीम। अब होती क्या है, देखो डिवाइस रिक्वेस्ट चैनल में दो तरीके स्कीम्स रखते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। स्टैटिक में क्या होता है, प्री असाइंड चैनल होते हैं, चैनल सुटेबल फॉर डिवाइस नीडेड। प्री असाइंड चैनल होते हैं जो भी डिवाइस की नीड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो चैनल एलोकेट हो जाता है, ठीक है। डायनामिक में क्या होता है, एक पूरा पूल होता है हमारे पास अवेलेबल चैनल का, यानी कि 10 चैनल है मान लो हमारे पास, ठीक है। वैसे तो ज्यादा होते हैं बट मान लो हमारे पास 10 चैनल्स हैं, ठीक है। अब उस 10 चैनल में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर एक होता है, वो 10 पूल में के नीचे एक होता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और असाइन करता है चैनल को डिवाइस से, ठीक है। अब जिस चैनल की रिक्वायरमेंट है डिवाइस को, वहां उसको वो चैनल असाइन किया जाएगा। रिटर्न अनयूज चैनल टू पूल, और बाकी के चैनल्स को क्या किया जाएगा, वापस से पूल में भेज दिया जाएगा। फिर से इस पूल में अवेलेबल चैनल्स आ गए, फिर सेंट्रलाइज कंट्रोलर किसी दूसरे डिवाइस को नया चैनल असाइन कर देगा। इस तरीके से डायनामिक में काम होता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो। प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट डेटा गेट डिलीवर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ऑन अ नेटवर्क। प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे नेटवर्क के अंदर इजीली डिलीवर हो सके, ठीक है। इट कंबाइंस थ्री प्राइम फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स में या फिर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में क्या होते हैं, हमारे तीन प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं या तीन प्राइम फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब आपको पता है, ब्रेकिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डेटा, ठीक है, इनटू मैनेजेबल चंक्स, इट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। सेकंड है हमारा फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेटा ट्रांसमिटिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये हमारा क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है या फिर रेस्ट्रिक्ट करता है जब डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। एरर कंट्रोल, इसके बाद आता है चेकिंग फॉर एरर्स एंड फिक्सिंग द डिटेक्टेड एरर्स इन डेटा। यहाँ पे एरर्स की चेकिंग होती है और डिटेक्टेड एरर्स को चेक किया जाता है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है, और उनको फिक्स किया जाता है एरर्स को। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल की। नॉइसलेस चैनल्स क्या होते हैं, एन आइडियल चैनल इन विच नो फ्रेम्स आर लॉस्ट, डुप्लीकेटेड और करप्टेड। देखो नॉइसलेस चैनल नाम की कोई चीज नहीं होती है, पहली चीज, ठीक है। आइडियल चैनल जैसा कुछ होता नहीं है, हर जगह पे नॉइस थोड़ी बहुत हो लेकिन बट होगी, ठीक है। एन आइडियल चैनल, देखो नॉइसलेस चैनल क्या होता है, एक आइडियल चैनल होता है, मान के चलते हैं हम, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ेंगे ही, जिसमें किसी भी तरह का फ्रेम लॉस नहीं होता है, किसी कभी भी फ्रेम हमारा डुप्लीकेट नहीं होगा और फ्रेम कभी करप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं फॉर बीइंग एन आइडियल चैनल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर भी हमारे दो प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। हालांकि कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा ना कोई चैनल है ना कभी इन प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ने वाली है, बट स्टिल हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना है, ठीक है। Simplest protocol, it has no flow or error control. It is the unidirectional protocol in which data frames are traveling in direction from sender to the receiver. Here, receiver is capable enough to immediately handle and process any frame sent by the sender in negligible time duration. मतलब कि जो चीज नहीं हो सकती है वो चीज हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। देखो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो डेटा फ्रेम्स हैं हमारे, ठीक है, डायग्राम से समझो, जो डेटा फ्रेम्स हैं सेंडर हमारा सेंड करता है और ये कंटिन्यूअसली करता रहता है
रिसीवर जो हमारा फ्रेम है या जो रिसीवर है उसके पास ये सुपर पावर होती है कि वो डेटा चाहे जिस रेट ऑफ स्पीड में यहाँ पे रिसीव हो उसको तुरंत तुरंत प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नहीं सेंड की जाती, यहाँ पे सिर्फ डेटा रिसीव होता रहता है। अब क्यों एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड की जा रही, देखो ये आइडियल चैनल है तो सीधी सी बात है, यहाँ कोई फ्रेम लॉस नहीं होगा, कोई फ्रेम डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई फ्रेम करप्ट नहीं होगा। तो अब ये सारी चीज़ें जब हो ही नहीं रही हैं तो एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेम जा रहे हैं और यहाँ पे रिसीवर हमारे पास बहुत पावरफुल होता है, ये फटाफट से नेग्लेजिबल टाइम ड्यूरेशन में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और डेटा को रिसीव करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में आता है। इसके बाद इसमें आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। Here the sender send one frame and then stop until receive confirmation from receiver that frame is received and then only it sends the next frame। वही चीज है, डेटा सेंड हुआ, अब वो रुका हुआ है, जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तब वो अगला डेटा भेजेगा। अब यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आइडियल चैनल है, भेजने की जरूरत नहीं है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। बट स्टिल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है तो उसके अंडर हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक्नॉलेजमेंट के बिना वो रुका ही रहेगा, आगे भेजेगा ही नहीं डेटा, ठीक है। इट इज़ यूज बिकॉज डेटा फ्रेम्स अराइव एट द रिसीवर साइट फास्टर देन दे कैन बी प्रोसेस्ड एज रिसीवर रिसीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अब यहाँ पे तो रिसीवर हमारा बहुत पावरफुल था, फटाफट से रिसीव करके प्रोसेस कर रहा था, यहाँ पे रिसीवर थोड़ा कम पावरफुल है, इस वजह से हम स्टॉप एंड वेट का यूज कर रहे हैं। बेसिकली डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड स्लो डाउन द सेंडिंग रेट, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड। वही चीज़ें जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंडर डेटा भेजता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, फ्रेम 2 जाता है, एक्नॉलेजमेंट आता है। बस ये बीच की चीज़ें ना कभी गायब नहीं होंगी, क्योंकि आइडियल फ्रेम है, कोई चीज़ लॉस नहीं होती है यहाँ पे, कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं होती और कोई चीज़ करप्ट नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉइसी चैनल, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप आज यूज़ कर रहे हो, अगर आप आगे कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड में काम करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करनी होंगी, ठीक है। A noisy channel indicates that there will be a lot of disruption in the path when data is transmitted from the sender to the receiver। मतलब कि यहाँ पे पाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नॉइस आएगी, ठीक है, एडिशनल आपको डेटा मिलेगा। सेकेंडली यहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है, यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ पे डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है। स्टॉप एंड वेट ARQ, सबसे पहला प्रोटोकॉल जिसके अंदर हम यूज करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ, यानी कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। Here sender transmit the data packets at a time and then stops and wait for acknowledgement from the receiver before sending the next packet. If timeout occurs and no acknowledgement received within the set time, the sender retransmit the same packet, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे तो सब ऊपर से निकल जाएगा। देखो सेंडर है, रिसीवर है, फ्रेम गया, एक्नॉलेजमेंट आया, फ्रेम गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। अब एक्नॉलेजमेंट अगर यहां से नहीं आया तो क्या होगा, वेट करना शुरू करेगा, क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। बट कब तक वेट करेगा ये, अब इन्फिनाइट टाइम तक के लिए तो वेट करता नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, थोड़े पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए ये वेट करेगा, उसके बाद में वापस से इस फ्रेम को दोबारा भेजेगा, ठीक है। दोबारा भेजा, इस बार एक्नॉलेजमेंट आ गई, अब नेक्स्ट फ्रेम भेजेगा, ठीक है। समझ आ गई बात। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सेंडर क्या करता है, डेटा फ्रेम सेंड करता है, रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जब तक रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक नहीं पहुंचती तब तक के लिए सेंडर हमारा क्या करता है, स्टॉप एंड वेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। स्टॉप एंड वेट करता है, एक्नॉलेजमेंट आ गई, अगला डेटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट आई ही नहीं तो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वो वापस से उस सेम डेटा को दोबारा भेजेगा, ठीक है। समझ आ गई बात, बहुत इजी है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गो बैक एन ARQ, sender transmits a window of n packets sequentially using a specific sequence number for each frame in window. Receiver acknowledge of all packets up to specific sequence number. If timeout occurs, the corrupted file is received. Sender slides window and retransmit all packets starting from the अनएक्नॉलेजमेंट 1। देखो गो बैक एन पैकेट्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, डायग्राम से समझते हैं। देखो ये है हमारी पूरी बिट्स, ठीक है। अब इससे ज्यादा होती हैं, यहाँ पे बस एक अमाउंट ऑफ बिट हमने लिया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहली विंडो है हमारी ये वाली, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारी है पहली विंडो, ठीक है। अब क्या होगा, 0 1 2 3, ये 4 डेटा हमारे भेजे जाएंगे, 0 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया। जैसे ही रिसीवर पे 0 रिसीव होगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फोर्थ डेटा सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिफ्थ डेटा सेंड कर दिया जाएगा। 2 गया, एक्नॉलेजमेंट आई बट पहुंची नहीं, किसी वजह से एक्नॉलेजमेंट क्या हो गई हमारी
गायब हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 पे हमारा प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसका मतलब विंडो स्लाइड होके कहाँ तक आ जाएगी, 2 तक। ठीक है, ये विंडो स्लाइड होके कहाँ तक आ गई, 2 तक। और अब क्या होगा, अब 2 से तो हमको 6 का डेटा मिलना था, यहाँ पे 5 तक तो आ चुका था, 6 का मिलना था। अब यहाँ पे ये चीज नहीं आई, तो वापस से क्या होगा, 2 से 2 3 4 5 फिर से दोबारा ये सारा डेटा भेजा जाएगा। जहां पे प्रॉब्लम आई है वहां से आगे के 4 एलिमेंट वापस से भेजे जाएंगे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको गो बैक एन प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, गो बैक टू एन, मतलब कि जो फ्रेम हमारा डिसरप्ट हुआ है, जो फ्रेम हमारा गायब हुआ है, वो वहां से हमारा वापस से पूरी विंडो स्लाइड होके वहां पहुंचेगी और सारे एलिमेंट्स को दोबारा भेजेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू। सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू क्या होता है, सिमिलर टू गो बैक एन बट हेयर सेंडर ट्रांसमिट द डेटा पैकेट्स ऑफ एन विंडोज एंड रिसीवर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट फॉर इंडिविजुअल फ्रेम। इफ टाइम आउट अकर्स ओनली द स्पेसिफिक मिसिंग और करप्टेड पैकेट इज रीट्रांसमिटेड। मतलब कि जैसे यहां पे क्या हो रहा था, 4 और 5 रिसीव हो गया है। ठीक है, अब 0 और 1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई तो 4 और 5 रिसीव हो गया है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि 4 और 5 रिसीव होने के बाद अगर यहां पे 2 में दिक्कत आ गई तो 4 5 को दोबारा से भेजना पड़ा। ठीक है, वहीं सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, अगर 2 में प्रॉब्लम आई, देखो अगर यहां पे 2 में प्रॉब्लम आई तो 4 5 रिसीव हो चुका है, ये दोबारा नहीं भेजेंगे, सिर्फ 2 को दोबारा भेजेंगे। उसके बाद में 6 7 8 इस तरीके से आगे के जो भी हैं उनको हम दोबारा से सेंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेलेक्टिव रिपीट यार क्यों, फिर से मैं बता देता हूँ। गो बैक एंड में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आई किसी एक फ्रेम में, तो उस फ्रेम के बाद वाले 4 फ्रेम या 4 फ्रेम या फिर जितना भी सेट ऑफ आपका विंडो का साइज असाइंड है, उतने फ्रेम्स वापस से दोबारा भेजे जाएंगे। यहाँ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में एरर आती है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रेम को दोबारा भेजते हैं, सारे फ्रेम्स को दोबारा नहीं भेजते। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा लैन स्टैंडर्ड्स। अब देखो लैन स्टैंडर्ड्स और ब्रिजेस एंड स्विचेस बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। ठीक है, लैन स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली द रूल्स फॉर द रोड दैट एंश्योर्स ऑल द डिवाइसेस ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर स्मूथली। लैन स्टैंडर्ड्स, देखो स्टैंडर्ड्स का मतलब ही होता है कि रूल्स या फिर सम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो लैन स्टैंडर्ड्स का मतलब लैन के अंदर यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है, उस डेटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं, वो ही क्या होते हैं, हमारे लैन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, दीज आर द लैंग्वेजेस दैट डिवाइसेस ऑन लैन यूज टू चैट। ये बेसिकली लैंग्वेज होती है एक तरह की। अब मतलब रियलिटी में लैंग्वेज तो नहीं होती, बट कुछ प्रोटोकॉल्स ही होते हैं, बट आप समझने के लिए समझ लो एक तरह की लैंग्वेज होती है जो लैन की डिवाइसेस यूज करती हैं एक दूसरे से चैट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, LAN standard ensures everyone understand each other and data gets transmitted smoothly। LAN standard ये ensure करता है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे को समझ सके और डेटा को स्मूथली ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, टू मोस्ट कॉमन LAN स्टैंडर्ड्स आर ईथरनेट एंड वाईफाई। अब इनके ये पॉइंट्स याद रखना, IEEE 802.3 है हमारा ईथरनेट, और वाईफाई क्या है, IEEE 802.11। ठीक है, तो ये हमारा वाईफाई है। अब ईथरनेट और वाईफाई आप सबने यूज किया होगा। ठीक है, अब ईथरनेट आपके कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में होगा और वाईफाई आप लोग घर पे भी यूज करते होंगे मोस्टली। ठीक है, ईथरनेट क्या होता है, हमारा वायर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है दैट डिफाइंस द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ हाउ डेटा ट्रेवल्स ऑन द नेटवर्क। जो डिफाइन करता है कि किस तरीके से डेटा हमारा नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहा है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी टुडे। आज की डेट में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाली जो वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो है हमारी ईथरनेट। ठीक है, वाईफाई वायरलेस में आती है डेफिनेटली। वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन दैट अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ लैन वायरलेसली। लैन में डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए हम वाईफाई का यूज करते हैं। डिफरेंट वर्जन ऑफ वाईफाई ऑफर्स वेरिंग स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। आपको भी पता है वाईफाई के जो अलग अलग वर्जन होते हैं वो हमारी अलग अलग डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्विचेस एंड ब्रिजेस इन डेटा लिंक लेयर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, दे बोथ आर यूज टू मैनेज डेटा फ्लो विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। देखो स्विच और ब्रिज दोनों का यूज किस लिए होता है, डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। दे कनेक्ट मल्टीपल लैन सेगमेंट्स और क्रिएट सेपरेट सेगमेंट विद इन अ लार्जर लैन। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कंजेशन एंड इंप्रूव ओवरऑल नेटवर्क एफिशिएंसी। मतलब कि इनका काम क्या होता है, नेटवर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और कंजेशन को डिक्रीज करना। ठीक है,
Both bridges and switches learn the MAC addresses of devices connected to the port, and when the data packet arrives, they examine the destination MAC address and forward the packet only to the recipient. देखो एक चीज क्लियर कर लो, जो हमारे स्विचेस और ब्रिजेस होते हैं, देखो ब्रिजेस का यूज पहले होता था, आज की डेट में ब्रिजेस का बहुत बहुत मिनिमम यूज होता है, शायद ना के बराबर, ठीक है। स्विचेस का अब यूज होता है, काम दोनों का सेम था। देखो ब्रिजेस जो होते थे वो कनेक्ट तो करते थे लैन को, बट प्रॉब्लम क्या होती थी मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये हमारा एक लैन है जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है, ठीक है। एक हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, दो लैन नेटवर्क है हमारे पास। अब ये दोनों ब्रिजेस के थ्रू अगर कनेक्टेड है, ठीक, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, तो ब्रिज क्या करता था, अगर इस डिवाइस को डेटा इस डिवाइस तक भेजना है तो ये क्या करता था, यहां ब्रिज के पास डेटा भेजता था, ब्रिज इस पूरे लैन सेगमेंट में ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है। यानी कि इसका मैक एड्रेस इसको पता है, इसका मैक एड्रेस इसको पता है, ये यहां से डेटा लेगा, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ इधर वाले पूरे लैन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। स्विचेस क्या करते हैं, स्विच अगर यहां से यहां भेजना है, कनेक्टेड कर रखे हैं, तो स्विच यहां से इस पर्टिकुलर डिवाइस को ही भेजेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्विचेस और ब्रिजेस में, इस वजह से अब ब्रिजेस को कम यूज किया जाता है, एक्चुअली नहीं यूज किया जाता है, स्विचेस को ही यूज किया जाता है। आप कहीं भी देखोगे तो स्विचेस का यूज बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दोनों क्या करते हैं थे, मैक एड्रेसेस को लर्न करते थे डिवाइसेस के, ठीक है, अपने पोर्ट्स की हेल्प से, और फिर जब भी डेटा पैकेट अराइव होता था वो देखते थे किस मैक एड्रेस, किस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे डेटा भेजना है, वहां पे डेटा भेज देते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन स्विचेस एंड ब्रिजेस इज दैट ब्रिजेस कनेक्ट a smaller number of LAN segment, whereas switches are multi-port bridges that can handle large number of connection and uses more sophisticated techniques for data transmission। वही चीज है, जो हमारे स्विचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं ब्रिजेस से, ठीक है। ब्रिजेस हमारे एक स्मॉल लैन नेटवर्क पे काम करते थे, बट जो हमारे स्विचेस हैं वो हमारे बड़े बड़े लैन नेटवर्क्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी पोर्ट ब्रिजेस होते हैं एक तरीके से हमारे जो स्विचेस होते हैं, और इनमें काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती हैं डेटा को स्मूथली ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा लर्निंग ब्रिजेस। दे कैन कनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ लैन, दे बिल्ड अ टेबल दैट मैप्स मैक एड्रेस ऑफ डिवाइसेस टू द स्विचेस पोर्ट्स दे आर कनेक्टेड टू। लर्निंग ब्रिजेस यानी कि ऐसे ब्रिजेस जो लर्न कर सकें, ठीक है, ये मैक एड्रेस लर्न करते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, व्हेन फ्रेम अराइव ब्रिजेस रीड द सोर्स मैक एड्रेस एंड स्टोर इट इन द टेबल एसोसिएटिंग इट विद द पोर्ट अराइवल। देखो अब ब्रिज के किसी पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ तो वो क्या करेगा, जो सोर्स से डेटा आया है उसका मैक एड्रेस अपनी टेबल में नोट कर लेगा, ठीक है, और जिस पोर्ट पे आया है उस पर्टिकुलर पोर्ट से एसोसिएट करके नोट करेगा, यानी पोर्ट भी नोट करेगा और पोर्ट के साथ जिस एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस से डेटा आया है उस मैक एड्रेस को नोट कर लेगा, ठीक है, टेबल में। इफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज इन द टेबल एंड द डेस्टिनेशन इज ऑन द डिफरेंट सेगमेंट, ब्रिज फॉरवर्ड द फ्रेम टू दैट स्पेसिफिक पोर्ट। मतलब कि अगर हमारे डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस है, यानी डेटा को जहां भेजना है, उसका मैक एड्रेस टेबल में पहले से प्रेजेंट है, तो वो उस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे डेटा भेज देता है, ठीक है। इफ डेस्टिनेशन इज अननोन इट ब्रॉडकास्ट द फ्रेम टू ऑल अदर पोर्ट एक्सेप्ट अराइवल पोर्ट। अगर डेस्टिनेशन अननोन है, यानी कि उसका मैक एड्रेस नोट नहीं है उसकी टेबल में, तो वो क्या करेगा, जिस पोर्ट से डेटा आया है उसको छोड़ के बाकी सारे पोर्ट्स में डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी ब्रिजेस के साथ, ठीक है, और इस तरीके से ब्रिजेस हमारे लर्न करते थे मैक एड्रेसेस को। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम या फिर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर पर्पस प्रिवेंट्स लूप इन अ नेटवर्क विद redundant connection loops can cause endless retransmission of data and network congestion। बेसिकली लूप्स को प्रिवेंट करने का काम करता था। लूप्स क्या होते थे, जैसे कि एक बार डेटा भेजा गया, अब उस डेटा को बार बार ब्रॉडकास्ट करना, रीट्रांसमिशन करना, ये सारा हमारा लूप के अंदर आता है, जिस वजह से नेटवर्क में हमारा कंजेशन इंक्रीज हो जाता है और नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन है वो स्मूथ नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम का, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। बेसिकली प्रोसेस क्या है, ऑल ब्रिजेस इन द नेटवर्क रन द STP to elect a single root bridge. This bridge act as the central authority for the network। जो सारे जस्ट अ सेकेंड, जो सारे ब्रिजेस होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसटीपी यानी कि स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम रन करते हैं और एक रूट ब्रिज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रूट ब्रिज को सेलेक्ट करते हैं। दिस ब्रिज एक्ट एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द नेटवर्क। ये हमारे नेटवर्क का सेंट्रल अथॉरिटी होता है। ईच ब्रिज कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। उसके बाद सारे ब्रिज क्या करते हैं, रूट ब्रिज के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। ब्रिज डिस्कार्ड रिडंडेंट लिंक दैट क्रिएट लूप्स हैविंग ओनली द सिंगल पाथ बिटवीन एनी टू डिवाइसेस, दिस पाथ फॉर्म एसटीपी। मतलब कि अब क्या होता है, जो भी रिडंडेंट पाथ होते हैं उनको क्या करता है, एसटीपी हमारा रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, और सिर्फ उन पाथ्स को चूज करता है जो सबसे ज्यादा
आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट हो, या फिर जो पाथ सबसे ज़्यादा बेस्ट पाथ हो, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये हमारा एसटीपी की हेल्प से होता है। इट मॉनिटर्स नेटवर्क एंड रिकॉन्फ़िगर्स द स्पैनिंग ट्री इफ लिंक फेल्स और न्यू ब्रिज इज एडेड। ये हमारा नेटवर्क को मॉनिटर करता है, ठीक है, या फिर जो पूरा स्पैनिंग ट्री बना है ब्रिजेस का उसको रिकॉन्फ़िगर करता है अगर लिंक कोई फेल होता है या फिर कोई नया ब्रिज ऐड होता है उस केस में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, वहां पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। हर वीडियो में अपडेट नहीं कर पाता हूं मैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।